चेजू आइलैंड के शांति भरे माहौल में एक बुजुर्ग महिला रोजाना दुख के साथ अपनी जिंदगी बिता रही है। 1 साल पहले उनकी प्यारी पोती कहीं खो गई थी और तब से उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई है। हर सुबह वो बस एक ही खामोश दुआ के साथ उठती है कि काश वो उसे एक बार फिर से देख सके। फिर एक दिन वो चमत्कार हो जाता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो लड़की वापस आ जाती है। ये कहानी कैनोला नाम की एक मूवी की है। कहानी की शुरुआत होती है एक बच्ची को दिखाते हुए। इस प्यारी सी बच्ची का नाम हेजी है और ये बुजुर्ग महिला जो उसके पास है वो हेजी की दादी है। वो हानियों का काम करती है, यानी वो पुराने तरीके से समुद्र में गोताखोरी करती है। ये महिलाएं समुद्र की गहराइयों में जाकर वहां से सीवीड, शेलफिश और दूसरी चीजें ढूंढ कर लाती हैं। हेजी अपनी दादी के साथ चेजू आइलैंड पर रहती है। उसके पिता का देहांत हो चुका है और उसकी माँ ने किसी और से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन हेजी बिल्कुल उदास नहीं है। वो अपनी दादी के साथ बहुत खुश है जो उसका बहुत लाड प्यार से ख्याल रखती है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक दिन दादी उसे रंगीन पेंसिल्स का एक बॉक्स दिलाती है। उस दिन के बाद से हेजी पूरे घर में ड्राइंग बनाने लगती है। उनके पास टोआ नाम का एक पालतू सुअर भी है। एक दोपहर हेजी अचानक अपनी दादी से पूछती है, दादी आसमान बड़ा है या समुंदर? दादी जवाब देती है, समुंदर बड़ा है। हेजी फिर पूछती है, क्या आपने दोनों में से किसी का अंत देखा है? दादी बड़े प्यार से कहती है, भले ही मैंने ना देखा हो, लेकिन मुझे पता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम भी समझ जाओगी। उस रात हेजी अपनी नई पेंसिल से अपनी दादी की तस्वीर बनाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो बालों का रंग पूरा कर पाती, दादी उसे जल्दी सोने को कह देती है क्योंकि अगले दिन उन्हें शहर में एक शादी में जाना है। हेजी वो पेंसिल अपने बैग में रखती है और दादी के पास सो जाती है। अगले दिन शादी के रास्ते में वो लोग कुछ सामान लेने मार्केट रुकते हैं। जब दादी हेजी के लिए कुछ चीजें चुन रही होती है तभी उन्हें एहसास होता है कि हेजी वहाँ नहीं है। वो उसे हर जगह ढूंढती है पर वो नहीं मिलती। अपनी पोती को खोने से उनका दिल पूरी तरह टूट जाता है। 12 साल बीत जाते हैं। अब हेजी एक टीनेजर हो गई है। वो मिन्ही नाम की एक लड़की के साथ घूमती है और दोनों साथ में एक मेकअप स्टोर जाते हैं। मिन्ही वहाँ से काफी सारा मेकअप चुरा लेती है। दोनों लड़कियां एक साथ रहती है बिना किसी बड़े या गार्डियन के। मिन्ही को खूबसूरती और मेकअप का बहुत शौक है, वहीं हेजी को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो ड्राइंग बनाने के लिए लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है। उनके 2 लड़के दोस्त वहां आते हैं। वो उनके लिए खाना लाते हैं और बदले में उनसे कुछ काम करवाते हैं। इस बार वो लड़के मिन्ही को एक होटल रूम में एक आदमी से मिलने और प्रोस्टिट्यूट होने का नाटक करने को कहते हैं। वो वादा करते हैं कि उसे कुछ नहीं करना होगा, बस एक्टिंग करनी है। लेकिन मिन्ही बहुत डरी हुई है, इसीलिए हेजी उसकी जगह चली जाती है। जब वो आदमी उसके साथ अकेला होता है तभी वो दोनों लड़के कमरे में घुस आते हैं और उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगते हैं। वो आदमी मना करता है और वहाँ हाथापाई शुरू हो जाती है। गलती से उस आदमी का सर फर्नीचर से टकरा जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है, शायद उसकी मौत हो चुकी है। डर के मारे पूरा ग्रुप होटल से भाग जाता है और शहर छोड़ देता है। अब उनके पास रहने की जगह नहीं है और वो सड़कों पर सोते हैं। मिन्ही कुछ खाने को लेकर आती है। खाते वक्त उन्हें खाने के पैकेट पर एक खोई हुई बच्ची की फोटो दिखती है। वो हेजी है। 12 साल बाद भी उसकी दादी अब तक उसे ढूंढ रही है। इधर चेजू आइलैंड पर दादी अब भी अकेली रह रही है। उन्होंने अपनी पोती को ढूंढना बंद नहीं किया है जिसे उन्होंने इतने साल पहले खोया था। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उन पर घर बेचने का दबाव बनाता रहता है पर वो हर बार मना कर देती हैं। इस घर में बहुत सारी यादें और उम्मीदें बसी है। उन्हें भरोसा है कि एक दिन हेजी वापस आएगी। उनके नेक पड़ोसी सुखो उससे मिलने आते हैं। वो हेजी को अपनी बेटी जैसा प्यार करते थे। वो बड़े प्यार से समझाते हैं कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो घर बेच दे ताकि वो इस दर्द से बाहर निकलकर अपनी बाकी की जिंदगी शांति से बिता सके। लेकिन दादी मजबूती से कहती है, नहीं, वो नहीं जाएगी, अभी नहीं, जब तक हेजी घर नहीं आ जाती। और तभी फोन बजता है। पुलिस का कॉल है। उन्हें हेजी मिल गई है। दादी की जिंदगी में जैसे फिर से रोशनी आ जाती है। इसके बाद सुखो और उनकी पत्नी दादी को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। पुलिस बताती है कि जब हेजी गायब हुई थी तो असल में उसकी माँ ने ही उसका अपहरण किया था। बाद में उसकी माँ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके सौतेले पिता ने उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। पुलिस अपनी कार्यवाही पूरी करती है और डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लेती है। अब 12 लंबे सालों के बाद दादी आखिरकार हेजी को फिर से देखती है। उसका दिल खुशी और दुख दोनों से भर जाता है। आंखों में आंसू लिए वो पूछती है कि इतने वक्त से तुम वापस क्यों नहीं आई? हेजी बताती है कि उसकी माँ ने उसे कहा था कि दादी मर चुकी है, इसीलिए वो कभी नहीं लौटी। पर अब
अपनी दादी को पाकर वो बहुत खुश है। हेजी के वापस आने की खुशी में पूरा परिवार घर पर एक जश्न मनाता है। हेजी अपने कमरे में जाती है और बचपन की बनाई हुई अपनी ड्राइंग्स देखती है। फिर वो रंगीन पेंसिल्स का वही पुराना बॉक्स निकालती है जो उसने सालों पहले खोया था। दादी की नजर उस पर पड़ती है और वो कहती है, ये अभी भी तुम्हारे पास है? उस दिन मार्केट में वो हेजी के लिए बहुत सारी चीजें खरीदना चाहती थी और उस खुशी में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके हाथ से उनकी पोती का हाथ छूट गया। पर आज के बाद उन्हें कोई दुख नहीं होगा। वो दोनों अब साथ में खुशी से दिन बिताएंगे। उस रात साथ में सब बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। इतने सालों बाद बुजुर्ग दादी की जिंदगी में आखिरकार खुशियां लौट आई हैं। हालांकि हेजी को अभी भी वहाँ थोड़ा अजनबी लग रहा है। अगले दिन सुबह दादी उसे फिर से मार्केट ले जाती है और उसके लिए बहुत सारे कपड़े, एक स्कूल ड्रेस और एक हेयर क्लिप खरीदती हैं। पर हेजी वहाँ ठीक महसूस नहीं कर रही। वो एक टेलीफोन बूथ से मिनही को कॉल करती है। मिनही उसे बताती है कि होटल वाला आदमी मरा नहीं है, लेकिन होटल के लोग बहुत ज्यादा जुर्माना मांग रहे हैं। उनके दोनों दोस्त सारा इल्जाम हेजी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर हेजी बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसकी मुलाकात वहाँ के एक लड़के हान से होती है। जब वो उससे बात करने आता है तो हेजी पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? हान जवाब देता है, इस गांव में हर कोई तुम्हें जानता है। वो उसे अपनी साइकिल में बैठाकर अपने घर ले जाता है। वहाँ दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। अगले दिन हेजी स्कूल जाती है और हान उसके बराबर में बैठता है। इधर दादी मियोंग से कहती है कि वो पता करे कि हेजी के स्कूल में आर्ट टीचर कौन है। वो अपनी पोती को एक आर्टिस्ट बनाना चाहती हैं, क्योंकि हेजी को बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक है। स्कूल में आर्ट टीचर ड्राइंग के लिए कोई खास टॉपिक नहीं देता। वो बच्चों से कहता है कि जो दिल करे वो बनाओ। जब बाकी सब ड्राइंग करते हैं, हेजी बस खाली बैठी रहती है। टीचर उसके पास आकर कहता है, तुम जो चाहो वो बना सकती हो। पर हेजी गुस्से में अपनी पेंसिल फेंक देती है और कहती है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे? टीचर सख्ती से कहता है कि जब तक हेजी कुछ नहीं बनाएगी वो क्लास से बाहर नहीं जाएगी। बाकी सब बच्चे अपना काम पूरा करके चले जाते हैं, पर हेजी अभी भी वहाँ खाली कैनवस लिए बैठी है। उसका मन पेंसिल से ड्राइंग बनाने का बिल्कुल नहीं है। टीचर कहते हैं, तुम बहुत जिद्दी हो, ठीक है घर जाओ। गुस्से में हेजी वहाँ से निकलने लगती है, पर तभी उसका पेंसिल बैग नीचे गिर जाता है और उसमें से एक लिपस्टिक बाहर आ जाती है। वो लिपस्टिक तोड़ती है और उससे ड्राइंग बनाना शुरू कर देती है। रात हो जाती है। टीचर पूछते हैं, तुम अभी तक घर नहीं गई, यहाँ क्या कर रही हो? हेजी कहती है, मैंने अपनी ड्राइंग पूरी कर ली, और उदास होकर चली जाती है। टीचर देखते हैं कि हेजी ने लिपस्टिक और कोल से एक कमाल की तस्वीर बनाई है। देर रात हो चुकी है और दादी बहुत चिंता कर रही है। जब हेजी घर पहुंचती है तो दादी कहती है, आओ खाना खा लो। खाने के वक्त दादी बड़े प्यार से हेजी को अपने हाथ से बनाई हुई खास स्टीम्ड राइस डिश खिलाती है। हेजी पहले थोड़ा हिचकती है, पर फिर खा लेती है। अगले दिन आर्ट टीचर हेजी को स्कूल के गार्डन में ड्राइंग के लिए बुलाते हैं। वो उसे वहाँ रखी एक मूर्ति का स्केच बनाने को कहते हैं। हेजी खुशी खुशी अपने रंग निकालती है, पर टीचर उसे पेंसिल इस्तेमाल करने को कहते हैं। हेजी को रंगों से पेंटिंग करना पसंद है, पेंसिल से स्केच बनाना नहीं। दूसरी तरफ दादी मियोंग से हेजी के बारे में बात करती है। उन्होंने महसूस किया है कि वापस आने के बाद से हेजी को यहाँ ढलने में मुश्किल हो रही है। वो पुराने घर और पुराने बाथरूम में कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए दादी हेजी की खुशी के लिए एक नए और मॉडर्न अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का सोचने लगती है। उस दिन बाद में हेजी को घर पर आर्ट टीचर की एक पेंटिंग बुक मिलती है। वो टीचर के काम की तारीफ करने लगती है। अपनी पोती को सीखने में दिलचस्पी लेते देख दादी बहुत खुश होती है। वो रियल एस्टेट ब्रोकर को बुलाती है। जिस घर को उन्होंने इतने सालों तक बेचने से मना किया था, आज वो उसे छोड़ने को तैयार है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो घर बेचने के पेपर्स पर साइन कर देती है, ताकि वो हेजी के साथ एक बेहतर घर में रह सके। स्कूल में भी आर्ट टीचर ने ठान लिया है कि वो हेजी को एक आर्टिस्ट बनने में मदद करेंगे। एक दिन वो उसे एक खास बात बताते हैं, देखो तुम हमेशा अपने काम में परछाई पर ध्यान देती हो, लेकिन याद रखना बड़े आर्टिस्ट हमेशा रोशनी पर फोकस करते हैं, सिर्फ अंधेरे पर नहीं। स्कूल के बाद हान हेजी को एक शांति भरी हरी भरी जगह पर ले जाता है। वो एक छोटे स्पीकर पर उसके लिए म्यूजिक बजाता है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। अचानक हान का फोन बजता है और हेजी उसे देखती रह जाती है। हान पूछता है, क्या तुम्हें किसी को कॉल करना है? हेजी हाँ में सिर हिलाती है और मिनही को कॉल करती है, पर इससे पहले कि मिनही कुछ बोल पाती, वो दोनों लड़के फोन छीन लेते हैं। वो हेजी को धमकी देते हैं कि अगर उसने जल्दी पैसे नहीं भेजे तो मिनही के साथ बुरा होगा। ये सुनकर हेजी घबरा जाती है।
एक दिन हेजी आर्ट टीचर से कहती है कि अब वो ड्राइंग नहीं करना चाहती और वो इन सब चीजों से दूर जाना चाहती है। टीचर चुपचाप एक अलमारी खोलता है और वो सब सामान निकालता है जो दादी ने हेजी की मदद के लिए दिया था। वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रही, पर अपनी दादी को देखो, वो तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए सब कुछ कर रही हैं। क्या तुम कम से कम उनके लिए कोशिश नहीं कर सकती? जब हेजी को एहसास होता है कि उसकी दादी उसके लिए कितनी कुर्बानियां दे रही हैं, तो वो इमोशनल हो जाती है। उस दिन गांव में समुद्री देवता का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। सब लोग दादी के साथ पूजा में व्यस्त है। इस मौके का फायदा उठाकर हेजी पैसे चुराने के लिए दादी के कमरे की अलमारी में घुस जाती है। ठीक उसी वक्त दादी समुद्री देवता से हेजी की खुशी की दुआ मांग रही है। वो चाहती है कि हेजी एक बड़ी आर्टिस्ट बने और एक खुशहाल जिंदगी जिए। हेजी बैंक की पासबुक लेती है और पैसे निकालने के लिए बैंक की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन आखिरी वक्त पर वो हिचकिचाती है और ऐसा नहीं करती। घर वापस आने पर जब दादी को पैसे नहीं मिलते तो वो पुलिस बुला लेती है, लेकिन मोंग उन्हें याद दिलाता है कि आपने तो पिछले महीने वो पैसे एक पड़ोसी को उधार दिए थे, क्या आप भूल गई? दादी ये बात पूरी तरह भूल चुकी थी। हेजी को बहुत बुरा लगा और वो चुपके से बैंक बुक वापस अलमारी में रख देती है, पर सूखो उसे ऐसा करते देख लेता है। उसे शक हो जाता है और जब वो दादी से इस बारे में बात करता है तो दादी उस पर यकीन करने से मना कर देती है। बाद में दादी हेजी को सिगरेट पीते हुए देख लेती है। जब वो उसे छुपाने की कोशिश करती है तो दादी पास आकर कहती है, एक मुझे भी दो। उसके बगल में बैठकर दादी सिगरेट जलाती है और पूछती है, बताओ समुंदर बड़ा है या आसमान? हेजी जवाब देती है, जाहिर है आसमान। दादी मुस्कुराकर कहती है, तुम अब बड़ी हो गई हो। फिर वो धीरे से कहती है, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर कोई आपके साथ हो तो जीना आसान हो जाता है। इसीलिए अपनी जिंदगी वैसे जियो जैसे तुम चाहती हो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अगले दिन हेजी अपनी दादी को धूप में काम करते देखती है। वो बड़े प्यार से दादी के चेहरे पर सनस्क्रीन लगाती है और उनका ख्याल रखती है। अपनी पोती से मिलने वाला ये छोटा सा प्यार दादी को अंदर तक खुश कर देता है। इधर आर्ट टीचर अब भी हेजी को एक बेहतर आर्टिस्ट बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बदले में हेजी भी अपने टीचर का ख्याल रखती है। वो अब एक बेहतर इंसान बनकर जीना चाहती है। एक दिन वो दादी से पूछती है कि क्या वो उनके साथ समंदर में गोताखोरी कर सकती है, पर दादी मना कर देती है। वो नहीं चाहती है कि हेजी उनकी तरह एक डाइवर बने। फिर भी उसे बस एक अनुभव देने के लिए वो सारा डाइविंग गियर, ऑक्सीजन टैंक और सेफ्टी का सामान लेकर उसे पानी में ले जाती है। वहाँ हेजी का हाथ थामे हुए वो उसे समुंदर की गहराइयों की खूबसूरती दिखाती है। उस दिन हेजी अपने टीचर को दिखाने के लिए एक नई ड्राइंग लाती है। ये उसकी दादी का पोर्ट्रेट है। टीचर उसे देखकर दंग रह जाते हैं कि इतनी खूबसूरती से हेजी ने इसे बनाया है। वो तुरंत इसे सियोल में होने वाले एक आर्ट कॉन्टेस्ट के लिए भेज देते हैं। स्कूल के बाद जब हेजी हान के साथ घर जा रही होती है तो अचानक एक आदमी उसे आवाज देता है। उसे देखते ही हेजी का चेहरा उतर जाता है। वो तुरंत हान को वहाँ से भेज देती है और उस आदमी से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उसने उसे कैसे ढूंढा। वो आदमी उसका सौतेला पिता है, वही जिसने माँ की मौत के बाद उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। वो अब पैसे मांगने आया है। जब हेजी मना करती है तो वो दादी के पास जाने की धमकी देता है, पर हेजी सख्ती से उसे मना करती है। वो कहती है कि वो खुद पैसों का इंतजाम करेगी, बस वो दादी के पास ना जाए। उस रात हेजी वो ड्राइंग अपनी दादी को दिखाती है। अपनी पोती का हुनर और प्यार देखकर दादी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। बाद में उस रात हेजी बहुत रोती है। वो बचपन की वो अधूरी ड्राइंग निकालती है जो उसने अपनी दादी की बनाई थी और आखिरकार उसे पूरा करती है। अगले दिन हेजी अपने टीचर के साथ आर्ट कॉन्टेस्ट के लिए सियोल जाती है, लेकिन वहां जाने से पहले वो चुपके से अपने सौतेले पिता से मिलती है और उसे पैसे दे देती है, वही पैसे जो उसने दादी से चुराए थे। वो उससे कहती है कि वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। फिर वो कॉन्टेस्ट में जाती है, पर जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होता है टीचर देखते हैं कि हेजी वहां से जा चुकी है। उसने एक खत छोड़ा था जिसमें लिखा था, टीचर, मैंने इस ड्राइंग का नाम कन्फेशन रखा है। आज भी मुझे अंधेरा पसंद है, रोशनी मेरे लिए नहीं है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। प्लीज मेरी दादी का ख्याल रखिएगा। इस बीच सूखो डीएनए रिपोर्ट लेकर दादी के घर पहुँचता है। रिपोर्ट के मुताबिक हेजी उनकी सगी पोती नहीं है, लेकिन दादी इस बात को मानने से इनकार कर देती है। अपने दिल में दर्द छुपाए वो सूखो से कहती है, मैं ये नहीं मानती, और उसे जाने को कहती है। दूसरी तरफ हान को बेचैनी होने लगती है। वो इन सब बातों के बारे में सोचता है और आखिरकार उस नंबर पर कॉल करता है जिसे हेजी ने उसके फोन में डायल किया था। इस तरह उसकी बात मिन ही से होती है। रात को हेजी
मिन्ही से मिलती है, पर वहाँ वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं और पैसे के लिए दबाव बनाने लगते हैं। जब वो पैसे नहीं देती तो वो उसे पीटने लगते हैं, पर तभी हान पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाता है। पता चलता है कि हान ने मिन्ही से सब कुछ जान लिया था और सही वक्त पर मदद लेकर आ गया। हेजी को कस्टडी में ले लिया जाता है। दादी रोती हुई उसके पास पहुँचती है। वो पूछती है, क्या तुम सच में मेरी हेजी नहीं हो? सब कह रहे हैं कि तुम नहीं हो, पर वो झूठ बोल रहे हैं ना। तुम अब भी मेरी हेजी हो, है ना? और अब हमें वो दर्दनाक सच पता चलता है, ये लड़की असल में हेजी नहीं है। पुलिस उसके पिता को भी बुलाती है और पूरी कहानी सामने आती है। सालों पहले मार्केट से हेजी को उसकी माँ ने ही उठाया था। उस वक्त उसकी माँ की अपने दूसरे पति से एक और बेटी थी जिसका नाम युन था। हेजी हमेशा रोती रहती थी और दादी के पास जाने की जिद करती थी। एक दिन कार में हेजी की माँ और उसके पिता इस बात पर बुरी तरह झगड़ रहे थे कि वो हेजी को वापस क्यों लाई, पैसों की तंगी और बाकी सब। और तभी एक एक्सीडेंट हो गया। उस क्रैश में हेजी और उसकी माँ दोनों की मौत हो गई। सौतेले पिता और उसकी सगी बेटी युन बच गए। हॉस्पिटल में इंश्योरेंस कंपनी का बंदा आया और उसने बताया कि युन के नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। लालच में अंधे होकर उस सौतेले पिता ने एक ऐसी घटिया हरकत की जिसे सोचा भी नहीं जा सकता था। उसने हेजी की लाश को युन बता दिया और इंश्योरेंस के सारे पैसे हड़प लिए। उसने नन्ही युन को धमकी देकर चुप करवा दिया और उस दिन के बाद से युन जिंदा होते हुए भी कानूनी तौर पर मर चुकी थी। उसे एक चुराई हुई पहचान यानी हेजी बनकर जीने पर मजबूर किया गया। इधर असली हेजी की कब्र पर दादी फूट फूट कर रोती है। इतने सालों बाद उसे वापस पाने की खुशी बहुत कम वक्त की थी और अब सच्चाई ने वो खुशी फिर से छीन ली। वही दूसरी तरफ युन को अपनी पहचान छुपाने और दादी के घर से पैसे चुराने के जुर्म में 1 साल की जेल हो जाती है। जेल में वो लगातार असली हेजी के बारे में सोचती रहती है कि हेजी को अपनी दादी से कितना प्यार मिला होगा। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में हेजी ने उसे वो प्यारी सी रंगीली पेंसिल गिफ्ट की थी। वो अपने आसपास देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसने क्या कुछ खो दिया है। दादी अब अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उसके दिमाग में अब भी नन्ही हेजी की आवाज गूंजती रहती है। एक दिन आर्ट टीचर उससे मिलने आता है और उससे कहता है, युन सियोल का आर्ट कॉन्टेस्ट जीत गई है। मैं उसकी बनाई हुई पेंटिंग आपके लिए लाया हूँ। दादी इसे लेने से मना करती है, पर टीचर बड़े प्यार से समझाता है, आप ही की वजह से उसने रोशनी से रंग भरना सीखा है। ये पेंटिंग आपकी है, प्लीज इसे एक बार देखिए। दादी जैसे ही पेंटिंग खोलती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस पेंटिंग का नाम था कन्फेशन। उसमें दादी समंदर के अंदर 2 लड़कियों का हाथ पकड़े हुए है, एक असली हेजी और दूसरी युन। वो तीनों एक साथ रोशनी की तरफ बढ़ रही हैं। भले ही युन उसकी सगी पोती नहीं थी, पर वो दादी को अपना ही मानती थी। उसने दादी को अपने दिल में जगह दी थी। दादी बहुत रोती है। 12 साल पहले उन्होंने एक पोती खोई थी और आज एक नई पोती पाने के बाद उसे भी खो दिया। 1 साल बीत जाता है। युन जेल से रिहा हो जाती है और अब एक स्टोर में काम करती है। एक दिन सूखो उसे मिलने आता है। वो बताता है कि दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्हें नर्सिंग होम भेज दिया गया था, लेकिन एक दिन वो वहाँ से कहीं निकल गई और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। युन नर्सिंग होम में दादी के कमरे में जाती है। वो देखती है कि वहाँ की दीवारें हेजी की बनाई हुई पुरानी ड्राइंग से भरी पड़ी है। उसे वहाँ वो पुराना मिसिंग चाइल्ड वाला पोस्टर भी मिलता है। युन अचानक समझ जाती है कि दादी कहाँ गई होगी। युन तुरंत उसी मार्केट में भागती है जहाँ सालों पहले असली हेजी गायब हुई थी। हर जगह ढूंढने के बाद उसे दादी मिल जाती है। वो किसी खोई हुई रूह की तरह भटक रही है, जैसे उन्हें कुछ याद ना हो। लेकिन जैसे ही वो युन को देखती है, वो बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाती है और खामोशी से उसे देखती रहती है। उन्हें पूरा यकीन है कि ये उनकी हेजी ही है। सूखो रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जाता है और उससे मिन्नतें करता है कि वो उन्हें उसी घर में रहने दे जो दादी ने बेच दिया था। वो किराया देने को भी तैयार है। ब्रोकर पहले मना करता है, पर सूखो के आंसू देखकर वो मान जाता है। 12 साल पहले सबने वो घर इस उम्मीद में सजाया था कि हेजी वापस आई है। आज एक बार फिर सब मिलकर काम कर रहे हैं, पर जश्न के लिए नहीं, बल्कि उस पुराने घर की मरम्मत के लिए, क्योंकि आज दादी आखिरकार अपने घर लौट रही है। वो उस सुअर को भी वापस ले आते हैं जिसका नाम उन्होंने टोआ रखा था। और अब युन, जो कभी हेजी बनकर रही थी, दादी के साथ घर पहुंचती है। दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और घर एक बार फिर से खुशियों से भर जाता है। सर्दी की एक सुबह युन अपनी दादी की तस्वीर बना रही होती है। दादी उसके पास आती है और बड़े प्यार से उसके गाल पर थोड़ा सा पीला रंग लगा देती है। दोनों बच्चों की तरह जोर जोर से हंसने लगती हैं। अब युन हर तरह से अपनी दादी का ख्याल रखती है। एक दिन समंदर के किनारे बैठे हुए
दादी धीरे से कहती है, आसमान समंदर के दिल पर टिका होता है। ये सुनकर युन को एक बहुत गहरी बात समझ आती है। आसमान नहीं बल्कि समंदर ज्यादा बड़ा है, क्योंकि समंदर आसमान का अक्स अपने अंदर समेट सकता है, पर आसमान समंदर को नहीं समेट सकता। उस रात दादी को सुलाने के बाद युन को एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है। वो प्ले बटन दबाती है और एक ऐसी आवाज सुनती है जो उसकी रूह को झंझोड़ देती है। वो एक मैसेज था जो दादी ने उस वक्त रिकॉर्ड किया था जब युन जेल में थी। रिकॉर्डिंग में दादी कह रही थी, हेजी, मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी। मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम मेरी असली हेजी नहीं हो। जिस पल तुमने कहा कि आसमान बड़ा है, मैं समझ गई थी। मेरी हेजी ने हमेशा समुंदर कहा होता, लेकिन ये जानने के बाद भी मैं इसे मान नहीं पाई, क्योंकि तुम भी मेरी पोती बन चुकी थी। तुम मेरी हो युन, और तुम्हें एक आर्टिस्ट बनकर जीना है। मैंने एक डाइवर की तरह बहुत मुश्किल जिंदगी जी है, पर आखिर में मुझे तुम मिल गई। जल्द ही मेरी मौत हो जाएगी, पर यकीन मानो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, कभी नहीं। दादी की आवाज सुनकर युन फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए दादी, वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। एक और मौसम बीत जाता है। दादी अब हॉस्पिटल में है। उन्हें हमेशा से फूल बहुत पसंद थे, इसीलिए युन हॉस्पिटल की दीवारों को कैनोला के फूलों की पेंटिंग से भर देती है। दादी मुस्कुराकर कहती है, ये कैनोला के फूल सबसे खूबसूरत है जो मैंने आज तक देखे हैं। फिर अचानक वो युन का हाथ पकड़ती है और पहली बार उसका असली नाम लेकर बुलाती है, युन। उन्होंने पहली बार ये नाम जुबान से निकाला था। युन, मेरा वक्त आ गया है। हेजी मेरा इंतजार कर रही है। युन रोती हुई आंखों से पूछती है, फिर मेरा क्या होगा? दादी जवाब देती है, तुम्हें जीना होगा युन। एक भरपूर और खूबसूरत जिंदगी जियो। मेरी पोती बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगले जन्म में भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। इन आखिरी शब्दों के साथ दादी हमेशा के लिए शांति से सो जाती है। युन उन्हें जोर से पकड़कर रोती है, गुड बाय दादी। मैं वादा करती हूँ कि मैं वैसे ही एक खूबसूरत जिंदगी जीऊंगी जैसा आप चाहती थी। आखिरी सीन में हम दादी को फिर से देखते हैं। वो कैनोला के फूलों के खेत में अपनी नन्ही पोती का हाथ पकड़े खुशी से भाग रही हैं। अब वो हमेशा के लिए साथ है। फिर हम युन को देखते हैं जो अब एक कामयाब आर्टिस्ट बन चुकी है। उसने अपनी खुद की आर्ट गैलरी खोली है जहाँ उसकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। उसके पड़ोसी, उसके टीचर सब उस पर गर्व करते हैं। और यहीं ये कहानी खत्म होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और कमेंट करें। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।